तो मजहब का इस्तेमाल किसने किया? पहले सियासतदानों ने किया ना। तो ये हमें बताना पड़ेगा। आपने हिस्ट्री बताई ही नहीं है। देखें, जब आप हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये बच्चे बड़े होकर हमारे ब्यूरोक्रेट भी बनेंगे, पॉलिटिशियंस भी बनेंगे, ये मेयर भी बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि बेसिक नुकसान क्या हुआ है। तो जब तक आपका हिस्ट्री, आपका टेक्स्ट बुक, आपका तमाम का तमाम नैरेटिव एड्रेस नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बार बार इसी तरह होते रहेंगे। क्या जिन्ना साहब के पास नो प्लान फॉर पाकिस्तान था या प्लान था? कोई प्लान नहीं था। प्लान होता तो ये 10 साल के अंदर माशाल्लाह लगता है यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन जब आप मजहब को सियासत में इस्तेमाल करते हैं तो मजहब जो है उसके अंदर ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। 24 घंटे सियासत डिस्कस हो रही होती है। उसकी लेंस से देखेंगे तो जो हाल है वो आपके सामने है। आपने कितने टीवी चैनल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, साइंस के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर डिबेट होती देखी है? आपने कभी किसी हिस्ट्री के प्रोफेसर को देखा किसी टीवी चैनल पर बैठा हुआ? वही सुबह शाम पॉलिटिक्स, वही सुबह शाम पॉलिटिक्स। आई हैव फेड अप। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने डिफरेंट मार्शल लॉ वाले टेन्योर्स में पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। काफी हद तक सही है। ये काफी हद तक सही है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हिमायत करे, उसको सपोर्ट करे, उसको बैक करे, और पाकिस्तान के अंदर कहे कि नहीं ये तो सही नैरेटिव नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं है। फिर जब एक सब नेशनल मूवमेंट आती है जो कहती है यार हमें अपना मुल्क चाहिए, उसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very excited. आज हमारा बहुत खास मेहमान है आमिर मुगल. इज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्चर. बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कराची से टाइम दिया. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी शायन साहब। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सर मैं आपसे सीधा यही शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको ट्विटर पे भी बहुत फॉलो किया, आपकी कुछ पॉडकास्ट वगैरह भी देखी, बहुत सारे और आपके सोशल मीडिया मीडियम्स भी देखा. तो हिस्ट्री के बारे में आप बहुत जानते हैं और बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री आप हमें दिखाते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज जो पाकिस्तान है, क्या ये आपकी हिस्टोरिकल लेंस से लोएस्ट पॉइंट हमारी हिस्ट्री में है या इससे भी बुरे वक्त आ चुके हैं? मैं असल में देखिए, मैं सिर्फ आई एम ऑब्जर्वर, जिसे कहना चाहिए कि बाय स्टैंडर्ड। मैं दूर से खड़ा होकर चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ और मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने पढ़ के डिड्यूस किया है, उसमें यही है कि हमें 1947 से रिव्यू करना पड़ेगा अपने हिस्टोरिकल नैरेटिव का, स्टेट के नैरेटिव का भी, टेक्स्ट बुक का भी, सिलेबस का भी। क्योंकि हमारा जो सारा गड़बड़ जो है, जो हमारा नैरेटिव इधर-उधर हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हिस्ट्री जो है ना, हमने उसको एज़ ए आइडियोलॉजी के तौर पे पढ़ाया है, मज़हब के तौर पे पढ़ाया है। हिस्ट्री को अगर आप हिस्ट्री की तरह पढ़ाएँगे तो उससे आप आगे क्या आपको करना है, किस तरह करना है, वो आप डिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री को आइडियोलॉजिकली पढ़ाया, बिल्कुल नज़रियाती तौर पे पढ़ाया, मज़हब के तौर पे पढ़ाया, तो फिर उसमें आपको मैनूवरिंग की जगह नहीं रहती। फिर आप उसके अंदर जो है ना बिल्कुल स्टिफ़ हो जाते हैं। तो मेरे नज़दीक यही है कि हिस्ट्री की नई-नई जब रिसर्च आती है, जो जो पुराने फैक्ट्स थे, नई-नई रिसर्च आती है, नई-नई उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, री-इंटरप्रिटेशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। जो नए फैक्ट्स आते हैं तो उसकी रोशनी के अंदर हमें अपनी तारीखी जो हमारे पास जो हिस्ट्री की किताबें हैं, जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, जो हमारे स्टेट का नैरेटिव है, उसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। नए हक़ाइक़ की रोशनी में जो कि सामने आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं। उसमें नई-नई चीज़ें जो ट्रांसलेशन हुई पुरानी किताबों का, उस नए-नए जो ज़राए हमें मिले, नई-नई जो हमें जो नई इंटरप्रिटेशन मिली, पुरानी किताबों के नए तर्जुमे हुए, जो पुरानी ज़माने की पर्शियन ज़बान की किताबें थी, जो मराठी ज़बान की किताबें थी, अरबी ज़बान की किताबें थी, उसके अंदर से हमें जो नए-नए हक़ाइक़ मिले, जो पुरानी किताबें एक्सकैवेट होके मिली, उसमें से हमें जो चीज़ नहीं मिली, तो हमारा जो बहुत सारा जो बैगेज है, तो वो अब जो है बिल्कुल एक अलग चीज़ आ गई है। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जब बहुत सारी रिकॉर्ड डिजिटलाइज़ हुआ। जैसे अभी मैं बताऊँ आपको कि हमारी एक अमेरिकन प्रोफ़ेसर आई थी जनाकी बकले, आईबीएम। उन्होंने सावरकर पे जो किताब लिखी है, मैं सिर्फ़ एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो उन्होंने जो जो लोग दूसरे जो लोग थे, उन्होंने सावरकर पे जो कुछ किया, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो वहाँ के हिंदुत्व के बहुत बड़े लीडर थे, तो उन्होंने जो किताब लिखी, उसका जो बेसिक सोर्स उन्होंने जो उसको किया, जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था, जो मराठी ज़बान के अंदर सोर्सेज़ थे, उससे उन्होंने एक्सकैवेट किया सारा का सारा मामला, उससे रिसर्च करी। उससे फिर क्या हुआ कि बिल्कुल नई चीज़ सामने आई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो पुरानी जितनी भी हिस्ट्री की किताबें हैं, जिसपे आपकी आइडियोलॉजी बेस है पाकिस्तान की ना,
हमने जो तारीखें हमारे जो बहुत सारे हमारे हीरो हमने पैदा किए हुए हैं या घड़ लिए हैं अपने लिए, मोहम्मद बिन कासिम, गज़नवी, गौरी, खिलजी, मुगल, अब्दाली, सूरी, लोधी, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो असल किताबें जो हैं पर्शियन में हैं। जब तक वो पर्शियन की किताबें प्रॉपरली प्रॉपरली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्कॉलर जो पर्शियन जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था, दूसरी जगह पर दोबारा कह देता हूँ कि आपके पास बड़े-बड़े स्कॉलर मौजूद हैं, जो जिनसे आप ये काम ले सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं नाम ले लूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है ना आपके पास? नहीं, 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 देखिए, ऑब्वियसली नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि ये बड़े-बड़े जो पाकिस्तानी हिस्टोरियन हैं, जिनका ताल्लुक हिस्ट्री से है, अगर वो मिलकर एक पाकिस्तानी हिस्ट्री कांग्रेस की तरह की, जैसे इंडिया में होता है, एक हिस्ट्री की हिस्ट्री की कांग्रेस होती है, लोग पेपर पढ़ते हैं, उसके अंदर रिसर्च किया कर मुख्तलिफ अदवार के पेपर पढ़ते हैं और वो फिर जर्नल्स शाया होते हैं, रिसर्च पेपर शाया होते हैं, रिसर्च आर्टिकल शाया होते हैं, फिर उनको किताबों में शामिल किया जाता है और नई किताबें लिखी जाती हैं। इसमें मैं बताऊँ आपको, आईबीए के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है डॉक्टर अकबर ज़ैदी साहब हैं, 2 हिस्टोरियन हैं लम्स के, अली उस्मान कासमी साहब और अली रज़ा साहब। लाहौर के ही पंजाब के ही हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं ताहिर कामरान साहब, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, अपना तारिक रहमान साहब। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफ़ेसर्स हैं, हनीफ खलील साहब और वक़ार अली शाह साहब। ये वो लोग हैं जो बड़े चीदा-चीदा हिस्टोरियन हैं पाकिस्तान के। ये वो लोग हैं जो पुरानी दुनिया से भी वाकिफ़ हैं और नई उससे भी वाकिफ़ हैं। अगर इनको इनसे काम ले, हुकूमत काम ले या ये खुद इनिशिएट कर जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव गड़बड़ हुआ है ना, कि वो कभी हम लोग तर्क तर्क आपका जो सवाल था कि आइडेंटिटी क्राइसिस भी है ना, तो कभी हम अपने आप को तुर्क बनाते हैं, कभी अपने आप को अरब बनाते हैं, कभी ईरानी बनाते हैं, कभी अफ़गान बनाते हैं, कभी मुगल बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। तो जो हमारी रूट्स हैं, वो तो बेसिकली साउथ एशिया में। अब कुछ भी आप कर लें, आप अपनी रूट्स को चेंज नहीं कर सकते। आपका ताल्लुक जो है, वो साउथ एशिया से है, वेस्ट एशिया से नहीं है। कल्चरली ज़रूर होगा, इन्वेजन्स की वजह से, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया की तरफ से ज़रूर होगा कि जो वहाँ से इन्वेजन हुई। लेकिन आपकी जो बेसिक रूट्स हैं, वो है साउथ एशिया। तो आपको करना क्या है, जो आपकी अपनी साउथ एशियन रूट्स हैं, जिसका ताल्लुक प्रीस्ट मतलब मुसलमानों के आने से पहले से था, वो और जो हमारे पास इन्वेडर्स आए, कॉन्क्वेस्ट हुए, अरबों का हुआ, टर्क्स का हुआ, खिलजीस का हुआ, गौरीस का हुआ, जो स्लेव डायनेस्टी थे उनका हुआ, मुगल्स आए, तो इन दोनों यहाँ की लोकल जो कल्चर था वो और जो बाहर से आया वो, उसका मिल के जो एक अजीब किस्म की सिविलाइजेशन डेवलप हुई, हमने उसको लेके चलना है साथ। पुरानी रूट्स को हमने साथ रखना है इंटैक्ट, वो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है। वो मुसलमान ना हो, वो बुद्धिस्ट हो, वो हिंदू हो, वो कुछ भी हो, लेकिन वो हमारा हेरिटेज है, हमने उसको ओन करना है। जब तक आप अपने रूट से अपने आप को जोड़ेंगे नहीं, आप इसी तरह दायरों का चक्कर खाते रहेंगे। कभी आप एर्तुगरुल को हीरो बनाएँगे, कभी आप महमूद गज़नवी को हीरो बनाएँगे, कभी आप गौरी को हीरो बनाएँगे, कभी आप नादिर शाह को हीरो बनाएँगे, अहमद शाह अब्दाली को हीरो बनाएँगे, अलाउद्दीन खिलजी को हीरो बनाएँगे, मुगलों को हीरो बनाएँगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि उन लोगों ने कोई पार्ट प्ले नहीं किया, बिल्कुल प्ले किया है, उनका पार्ट है। लेकिन आप वो तमाम चीज़ें बताएँ। ये भी बताएँ कि यहाँ के जो हुक्मरान थे, जो हिंदूशाही डायनेस्टी थी, मतलब हिंदुस्तान के जो ये आपको पता नहीं है कि काबुल और कंधार तक जो है हिंदुस्तान की हुक्मरानी थी किसी ज़माने में, गज़नवी से पहले की बता रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें अगर साथ लेके चलेंगे तो आप क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स को ताकि उनका रूट से ताल्लुक हो, ताकि उनको पता हो कि केपी के अंदर सिर्फ तालिबान नहीं है, केपी के अंदर पूरी की पूरी गंधारा की तहज़ीब है, पूरी-पूरी बुद्धिस्ट तहज़ीब है। इसी तरह से पंजाब के अंदर पूरा हड़प्पा, पूरी जो पूरी इंडस वैली है, हड़प्पा, पंजाब के अंदर वही हड़प्पा जो है नीचे आके मोजड़ाड़ो हो जाता है। तो आपको पूरी रूट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस्लामिक जो हेरिटेज है या इस्लामिक जो कंट्रीब्यूशन है, जो अब देखें ना, अगर मोहम्मद बिन कासिम ने या गज़नवी ने या मुगलों ने या तुर्कों ने हमले किए, तो उन्होंने हमले भी किए, कत्ल-ओ-गारतगरी भी की, लड़ाई-झगड़ा भी किया, फतह भी किया, लेकिन वो कुछ चीज़ें साथ दे के भी गए। तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? मैं बताऊँ आपको, उसकी वजह ये है, देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमसे कहीं ज़्यादा डाइवर्स है, बेइंतहा डाइवर्स है, इतना डाइवर्स है कि हर चप्पे-चप्पे पे उसकी कदम ज़बान बदल जाती है, डायलेक्ट बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है। लेकिन उन्होंने उसको इंटैक्ट कैसे रखा? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इंडियन जो आइडेंटिटी थी उसको कैसे डेवलप किया? उन्होंने दूसरी चीज़ों को अपने साथ लेके चले।
डाइवर्सिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया, प्लुरलिज़्म को एक्सेप्ट किया। अब क्या क्या अब जो कुछ हो रहा है, ये वो जो 70 साल डिवीज़न पार्टीशन के बाद जो कुछ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एनिमोसिटी हुई, आइडियोलॉजिकल, रिलिजियस, उसकी वजह से जो अब जो वहाँ पर जो रेजीम आई है, जो जो दूसरा रेजीम, तीसरा मेरे ख्याल दूसरा टेन्योर है इनका, वो उसका जो हमने बोया था पार्टीशन के वक़्त, ये उसका वो काट रहे हैं। अब उस डाइवर्सिटी को नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन देखें, अभी भी चांस है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान को अगर एक्सिस्ट करना है, तो उनका जो भी कल्चर है पुराना, जो कोई हेरिटेज है, उनकी हिस्ट्री है पुरानी, हिंदुस्तान अब बँट गया है पाकिस्तान हिंदुस्तान की शक्ल में, तो वो उसको ओन करें। माज़ी की जो बैगेज है, जब तक आप उसको बैरी नहीं करेंगे, जो माज़ी का बैगेज है, उसको एक्सेप्ट करें कि जी, ये भी हुआ, ज़्यादती भी हुई, अच्छाई भी हुई, कत्लो-गारतगरी भी हुई, डेवलपमेंट भी हुई, आपस में रिलेशन भी बना, फिर अलग हुए, लेकिन एक हिस्ट्री है, एक बैगेज है। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम बार-बार होता रहेगा। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम जो है, जो आपस का जो नैरेटिव है ना हमारी किताबों के अंदर, ये वजह जो है जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालाँकि दुनिया में तमाम अक़वाम के दरमियान जंगें भी हुई हैं, उनके दरमियान ज़बरदस्त जंगें, सिविल वॉर भी हुई, सब कुछ हुआ है। लेकिन वो आजकल साथ रह रहे हैं, यूरोप की मिसाल ज़िंदा सामने है आपके। तो आपको अगर चाहते हैं कि आप भारत के साथ पीसफुली रहें, तो आपको पुराना बैगेज सारा जो है, अगर ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर इंडियन हिस्टोरियन, पाकिस्तानी हिस्टोरियन मिल के शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड कल्चर, उसको प्रमोट करें। पहले एक दफ़ा 2002 में इस तरह की बात हुई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया प्रोजेक्ट शेयर्ड हिस्ट्री के बाद। उसमें बहुत सारे लोग थे, हमज़ा अलवी थे, मुबारक अली साहब थे, बहुत सारे लोग और भी थे, इंडिया से भी थे बहुत सारे लोग। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कि इन चीज़ों को नए सिरे से कंपाइल कर एनिमोसिटी जो है बढ़ा सकते हैं, अब इस खत्म कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा ये होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो अनार्की फैली हुई है, और जो जिसे कहना चाहिए रिलीजियस अनार्की फैली हुई है, एक्सट्रीमिज़्म फैला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी खासी आबादी नॉन मुस्लिम्स की अभी भी है। तो उसके अंदर भी एक ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जो कि वहाँ पे अच्छा खासा तादाद है। तो इस चीज़ से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पीस के ऊपर। पीस अगर आपके पास आता है और अनार्की खत्म होती है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके इंडिया के साथ ट्रेड टाइज़ बढ़ जाएँगे, और ट्रेड टाइज़ जो है, ये इट्स अ फ्यूचर, इसके अलावा कोई हल नहीं। ये मेरा एक सिंपल सजेशन है, आप इसको जिस तरह चाहें इंटरप्रेट कर लें। सर, मैं अगर आपको इसी पे सवाल पूछूँ, जो बहुत सारे जो यंग लोग हैं ना, उनके ज़हन में बात आती है, बात शायद हमारी एजुकेशन की वजह से है। लेकिन अगर हम अपना लें अपने सारे फ़ोर फादर्स और एंसेस्टर्स को, और हमें करना भी चाहिए, हम हैं तो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बच्चे। लेकिन फिर वो अगला सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? हमें तो वही बताया गया है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वरना अगर हमारी हिस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ थी, तो हमें वजह क्या थी फिर टूटने की? या वजह क्या है 2 मुल्कों की? क्योंकि यही बात रह जाती है ना, वेदर आप सेक्युलर हैं या आप रिलीजियस हैं, कि हमारे फ़ोर फादर्स, हमारे जो फाउंडर थे पाकिस्तान के, कि यार एक मुस्लिम स्टेट बनाना ज़रूरी था। अगर हम ये चीज़ को साथ लेके चलें अपनी हिस्ट्री में, तो ये हम किस तरह समझाएँ? क्योंकि उनकी सेक्युलर इंडिया तो चल रहा है, वहाँ पे भी इंडियंस मुस्लिम्स रह रहे हैं, वो खुशी से रह रहे हैं। तो पाकिस्तान का इन एसेंस मतलब क्या, या पाकिस्तान की एसेंस है क्या? अगर हम दोनों अपनी एंसेस्टर्स को भी साथ लेके चलें, और ठीक है, फिर कुछ टर्क शर्क्स को भी हम अपनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो तो चलें थोड़ा-सा मुश्किल काम है। लेकिन क्या है पाकिस्तान की देखिए, एसेंस मैं फिर? बताऊँ आपको, ये जो आपने शुरू की बात बताई, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये असगर सौदाई साहब सियालकोट के कोई शायर थे, उनका शेर है। उन्होंने एक जगह किसी इजलास में ये शेर पढ़ा था, तो जब जिन्ना से ये पूछा गया, तो जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग की किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर इस तरह का कोई नारा नहीं लगा। ठीक है? एक तो बात ये क्लियर हो गई कि मुस्लिम लीग का कोई अपना किसी मीटिंग के अंदर, ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। ये नारा, ये पाकिस्तान के बयान में कैसे दाखिल हो गया, ये तो पता नहीं किस तरह दाखिल हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग की देखें, बहुत अच्छी बात डॉक्टर मुबारक अली साहब ने आज से 2011 या 12 में कही थी कि अब आपके लिए पाकिस्तान में जिन्ना साहब और अल्लामा इकबाल दोनों इर्रेलेवेंट हैं। अगर आप जिन्ना साहब की को कोट करेंगे,
जिन्ना साहब की 11 अगस्त की तकरीर को कोट करेंगे, जिन्ना साहब की सेकुलर तकरीर को कोट करेंगे, तो जिन्ना साहब की बहुत सारी तकारीर ऐसी हैं, जिसमें उन्होंने इस्लामी और शरई बातें करी हैं, तो मौलवी फिर उसको कोट करेंगे। तो आपका ये क्लेम जो है कि इस्लामी या सेकुलर डेमोक्रेसी, आपको ये सब कुछ छोड़ना है। इसी तरह अल्लामा इकबाल की बहुत सारी बातें, अल्लामा इकबाल की एक नज़म है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन फिर आगे आगे इस्लामी नेशनलिज्म, बहुत सारी बड़ी जिहादी किस्म की उनकी नज़में हैं। तो दोनों इर्रेलेवेंट हैं। आपने करना क्या है? आपने सर्वाइव करना है। देखें, ग्लोबल विलेज है मुल्क, पाकिस्तान, अब दुनिया ग्लोबल विलेज है। आपको अगर सर्वाइव करना है, तो आपको किस चीज़ पे सर्वाइव करना है कि आपके पास जो है क्या, मतलब आपकी मार्केट के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर कितनी फ्रीडम है इन्वेस्टमेंट की, आपकी सोसाइटी के अंदर कितनी फ्रीडम है ओपिनियन की, आपकी सोसाइटी के अंदर कितनी फ्रीडम है प्लूरलिज्म की, डाइवर्सिटी की। देखिए, आप सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कि बहुत हार्ड कोर रिजिड एक शरई मुल्क, अभी भी शरई है वो काफी हद तक, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सर्वाइवल आगे जो है, वो सर्वाइवल ट्रेड में है, इकोनॉमी में है। तो आपका जो बहुत सारा जो आपको मतलब जो रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, ताकि बाहर से लोग आए इन्वेस्ट करें। देखिए, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई आपके पास ऑयल नहीं है इतनी ज्यादा तादाद, आप इतनी कैपेसिटी क्वांटिटी में आपके पास गैस नहीं है, तो आप कैसे डेवलप करेंगे? इन्वेस्टर बुलाएंगे ना। इन्वेस्टर किस मुल्क में आते हैं? जहाँ पे फ्रीडम होती है ना। तो पाकिस्तान को आप, ठीक है, आपका आइडियोलॉजिकल मुल्क है, अब अगर आप इसको खालिस मजहबी बुनियाद पे चलाएं, जो कि नारा दिया हुआ है कि हम शरई निज़ाम यहाँ पे लेके आएँगे, तो कौन-सी शरई निज़ाम लेके आएँगे आप? मुझे बताएँ ना। जो जिन्ना साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा, जो स्टेट बैंक के ऊपर भी लिखा हुआ है, और डॉन के अंदर 1948 की तकरीर है, 1947 की तकरीर है, वो मैं आपको रिकॉर्ड बाद में भेज दूँगा, देख लीजिएगा आप। उसमें उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि पाकिस्तान में शरई निज़ाम नाफ़िज़ नहीं होगा? पाकिस्तान में शरई निज़ाम नाफ़िज़ होगा। अब अगर शरई निज़ाम को कोई मॉडर्न आदमी इंटरप्रेट करेगा, तो वो तो करेगा इंटरप्रेट सर सईद अहमद खान की तरीके से, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब की तरीके से, जो अयूब खान के दौर में थे, गांधी साहब के तरीके से, लेकिन इसको फिर एक्सेप्ट कौन करेगा? वही मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में ये मॉडर्न इस्लाम की बात तो करना बहुत आसान काम है, कोई भी कर देता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, आप ये देखें, मुसलमानों की 14 साल की हिस्ट्री के अंदर, मुसलमानों के सवाद आजम ने, जो मुसलमानों की जम्मे गफीर मेजोरिटी है, उन्होंने कभी भी इस्लाम की उस इंटरप्रिटेशन को कबूल नहीं किया है, जो किसी मॉडर्न थिंकर ने दी हो, जो इस्लाम की बेसिक बेसिक जो इंटरप्रिटेशन, जो मस्जिद से जिसकी इंटरप्रिटेशन होती है, वहां से हटकर हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान को अगर सरवाइव करना है पीसफुली, बगैर किसी झगड़े के, दंगे के, फसाद के, तो पाकिस्तान को आप एक रिलैक्स किस्म का लिबरल और सेकुलर मुल्क बनाए। अब लिबरल और सेकुलर की यहाँ पे जो तशरीह की गई है, वो इतनी गलत तशरीह की गई है। भाई, ये एक सिस्टम है। पाकिस्तान जैसे डाइवर्स मुल्क में, जहां पर मल्टी रिलीजियस कल्चर है, मल्टी सेक्टेरियन सोसाइटी है, मल्टी इंटरप्रिटेशन सोसाइटी है, मल्टी नेशनल सोसाइटी है, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, तो वहां पर आपको हार्मनी रखने के लिए कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसके अंदर सब लोग साथ चल सके। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, तो उसका कितना नुकसान हो सकता है वो आपके सामने है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो जिन्ना साहब का और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो इस्लाम वाला नारा था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, ये खुद नारा इटसेल्फ, अगर आप इसको हवाले करें उलमाए दीन के, तो जो कुछ उसके बाद होगा, वो आप संभाले नहीं संभलेगा। जिसकी एक झलक आपको 50s में, जो बहुत बड़े राइट्स थे पंजाब के अंदर, जिसमें मुनीर कमीशन रिपोर्ट भी बनी है। आप पंजाब के अंदर जो बहुत बड़ा राइट हुआ था 50s में, जिसमें मुनीर कमीशन रिपोर्ट बनी है, आप वो रिपोर्ट पढ़ें। जस्टिस मुनीर कमीशन की रिपोर्ट इंटरनेट पे पड़ी हुई है, मुनीर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। जब इन तमाम उलमाए दीन को बुलाया गया, उनसे मुसलमानों की वो पूछी गई कि मुसलमान की तशरीह क्या है, तो ये इतने सारे उलमाए कराम मुसलमान की तशरीह पे इकट्ठे नहीं हो सके थे। तो आप खुद जान सकते हैं कि अगर आप स्टेट का फंक्शन या स्टेट के नैरेटिव का फंक्शन, कि ये इंटरप्रेट स्टेट की रिट को, इस्लाम को इंटरप्रेट मौलवी करेंगे या उलमाए दीन करेंगे, तो फिर मौलवी जो जिस तरह करेंगे, तो आप नतीजा देख रहे हैं उसका क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में आपने देख ही लिया, जो पिछले 70-75 साल से हुआ है, वो आपके सामने है। तो तरीका इसका सिर्फ यही है कि आप पाकिस्तान को एक लिबरल सेकुलर कंट्री बनाएं। लिबरल का मतलब यहाँ वो लिबरल नहीं है या वो सेकुलर नहीं है जिसका इंटरप्रिटेशन ये उलमाए दीन करते हैं, या हमारे जो फरंगी आसफिया के डिक्शनरी में इसको मुल्हिद मुल्हिद और उसको बिल्कुल इलाहाद कहा गया है, सेकुलर वगैरह, मतलब मुल्हिद इलाहादी निजाम कहा गया है। ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है गवर्नेंस का,
जिसके अंदर मज़हब बेसिक जो है असास नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए। एक सिस्टम है जिसमें सबको एग्ज़िस्ट करना है, किसी और ऐसे उसूलों के तहत जो मज़हबी ना हो। तो ये मुल्क तो ना हुआ ना, तमाम मज़ाहिब को रहने की इजाज़त है, उनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त है विदिन द बाउंड्रीज़ ऑफ लॉ, ताकि दूसरे आदमी के भी सेंटिमेंट से वो मुतासर ना हो। इस तरीके से अगर आप चला सकेंगे, तो चलाएँगे, नहीं तो आप लबनान का हशर देख लें, 80s का लबनान, बैरूत। आप फिर सीरिया का हशर देख लें, इराक का हशर देख लें, और मैं ये तो मॉडर्न बात है ना, ये मिडीवल एजेस के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, बगदाद के अंदर और उसके अंदर ये बहुत बड़े आलिम हैं शाहदुल्ला कसरी साहब, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है इस पे, इख्तिलाफ उम्मत के ऊपर, फुकहा का जो इख्तिलाफ उसके ऊपर जो कुछ हुआ, तो वो आपके सामने किताबें आपके पास मौजूद हैं। उसके अंदर बताया गया कि कितने भयानक नताइज निकले हैं इन चीज़ों के। तो इसलिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना बहुत आसान काम है। एक शायर के नारे को, क्योंकि सिर्फ़ के शायर की शायरी थी, उसको आप स्टेट का नैरेटिव नहीं बना सकते। स्टेट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, और यही बहस ये जब जोगिंदर नाथ मंडल ने और चट्टोपाध्याय ने, और जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन पास हुई थी जिन्ना साहब के इंतकाल के बाद, तो उन्होंने यही कहा था कि आपने करारदाद मकासद पास करके हम जो नॉन मुस्लिम शहरी हैं इस मुल्क के, उनको आपने दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया है, और इसका आपको इसकी जो नतज है वो बहुत आगे जाके नजर आएंगे। जो बात अब सही हो रही है, ये तो बहुत एक डिटेल से जाकर कराची यूनिवर्सिटी के स्टडी सर्कल के प्रोफेसर हैं, आर्काइव डिपार्टमेंट के जाफर अहमद साहब बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने उन्होंने बताई। यही बात डॉक्टर मुबारक अली साहब ने एक दफा नहीं कई दफा बताई। मरहुमा रुबीना सहगल साहबा ने कई दफा बताई कि ये जब स्टेट को आप उलमाए दीन से और मजहब के जरिए इंटरप्रेट करेंगे स्टेट के नैरेटिव को, तो आपके लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखें, ईरान के अंदर ये चीज हो सकती है, वहां पे एक ही जबान बोली जाती है, वहां पे एक ही फिका को मानने वाले लोग मौजूद हैं, और वहां पे एक ही कल्चर है। अरब के अंदर ये बात पॉसिबल है, कुवैत के अंदर पॉसिबल है, बहरीन के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, हालांकि एक ही जबान बोली जाती है, यूएई के अंदर पॉसिबल है। पाकिस्तान के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अक़वाम है, मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र है। तो यहाँ पर ये एक अनारकी का दरवाज़ा खुल जाएगा, बल्कि खुला हुआ है, उसको बंद करना है। बंद कैसे होगा? वो आपने इसको ग्रेजुअली एक लिबरल और सेकुलर स्टेट बनानी है, जहाँ पे सब लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। थैंक यू। तो सर आपने अभी बात की सेक्युलर पाकिस्तान की। डॉक्टर इश्तियाक हमारे पॉडकास्ट पे एक दफ़ा आए, तो जी, उनने जी। मुझे बोला कि जिन्ना साहब जो थे सेक्युलर खुद जी, थे, लिबरल थे। ऑब्वियसली उनने भी पाकिस्तान मतलब जब वो बना रहे थे एक विजन के साथ बना रहे थे, लेकिन उनने ये कहा था कि उनके पास कोई प्लान नहीं था। और क्या ये वजह है हाँ, नहीं था। कि आज की तारीख में ये कन्फ्यूजन है पाकिस्तानियों के बीच में? क्या जी, पाकिस्तान या क्या जिन्ना साहब के पास नो प्लान फॉर पाकिस्तान था या प्लान था? कोई प्लान नहीं था। प्लान होता तो ये 10 साल के अंदर माशाल्लाह लगता है यहाँ पाकिस्तान में। देखिए ना, आप बार-बार हमारे मुल्क में एक वो बनी हुई है कि अयूब खान को कंडेम करते हैं, याह्या खान को कंडेम करते हैं, ज़िया को कंडेम करते हैं, ठीक है, करें। मुझे ये बताएँ कि 58 में पाकिस्तान बनने के 10 साल के अंदर माशाल्लाह कैसे लग गया? और जो असल जो प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना है, पाकिस्तानी स्टेट ने भी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया ने भी, पाकिस्तानी जो दानिश्वर है उन्होंने भी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने भी, उसको एड्रेस करना है। वो इश्यू है 1947 से 1958 के दरमियान जो कुछ हुआ। असल वो है पीरियड जिसको एड्रेस करना है। ओरिजिनल सिन जितने भी कमिट हुए हैं ना, वो 47 से लेकर 58 के दरमियान हुए हैं। बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। वहां तक जो ये 58 तक बात पहुंची, भाई आपने एक खित्ते को तोड़कर अपना मुल्क लिया। आपका होमवर्क नहीं था, आप आइन नहीं दे पाए। बड़े बड़े लॉयर थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, क्या प्रोग्राम था? आप मतलब कैसे हो गया? और उनके इंतकाल हो, मतलब उनकी जिंदगी के अंदर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब तो ने तो बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, हसन जाफर जैदी साहब और जाहिद चौधरी साहब की किताब है पाकिस्तान की सियासी तारीख, उसके अंदर एक वॉल्यूम है, लियाकत जना तजाद। जरा वो वॉल्यूम पढ़ लें, 600-700 पेजेस है। जना लियाकत तजाद, पाकिस्तान की सियासी तारीख, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़े हैं हम लोग। आपने हिस्ट्री बताई ही नहीं है। देखें, जब आप हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये बच्चे बड़े होकर हमारे ब्यूरोक्रेट भी बनेंगे, जनरल भी बनेंगे, पॉलिटिशियंस भी बनेंगे, ये मेयर भी बनेंगे,
गवर्नर्स भी बनेंगे, चीफ मिनिस्टर्स भी बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। इनका जब उनको पता ही नहीं होगा कि बेसिक नुकसान क्या हुआ है, तो जब तक आपका हिस्ट्री, आपका टेक्स्ट बुक, आपका तमाम का तमाम नैरेटिव एड्रेस नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बार-बार इसी तरह होते रहेंगे। हम लोग पता है कर क्या रहे हैं शायान साहब? हम जो है, जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसी को डिस्कस करे जा रहे हैं। एक्शंस जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज़ वो हुए, उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जब तक वो एक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम जो है, वो ये प्रॉब्लम है कि इनके जो हमारी जो बेसिक गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ हैं 47 से लेके 58 के दरमियान। उन गलतियों को एड्रेस करना पड़ेगा। और जो हमारे जो बड़े बनाने वाले थे, पाकिस्तान बनाने वाले थे, उनकी जो ऐसी फाश गलतियाँ, मतलब जो जो पंजाब के अंदर जो बड़ी मज़हबी जो रिलिजियस दंगा हुआ 50s का, उसके अंदर मियाँ मुमताज़ दौलताना इन्वॉल्व थे। ये तो अब तो रिपोर्टों के अंदर बल्कि सब जगह डाउन तक में छप गया है कि उन्होंने बाकायदा ये रस्साकशी थी इक़्तिदार की, जिसकी वजह से उन्होंने मज़हब को इस्तेमाल किया, फिर मज़हब का वो इस्तेमाल शुरू हुआ, तो मज़हब का इस्तेमाल किसने किया पहले? सियासतदानों ने किया ना। तो ये हमें बताना पड़ेगा कि जब मज़हब को आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए मैं ना तो मज़हब के खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आई एम अ मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। लेकिन जब आप मज़हब को सियासत में इस्तेमाल करते हैं, तो मज़हब जो है, उसके अंदर ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो आपको फिर जज करेंगे लोग उसी ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। तब अगर जिन्ना साहब इस्लाम की बात करेंगे, लियाकत अली खान साहब इस्लाम की बात करेंगे, तो लोग पूछेंगे नहीं कि भाई आप मज़हब पे क्या अथॉरिटी हैं? क्या आप कुरान जानते हैं? क्या आप हदीस जानते हैं? जो आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, या इस्लामी रियासत की बात कर रहे हैं, या मुसलमानों की रियासत की बात कर रहे हैं, तो आप तो हट जाएँ। हमारे उलमाए कराम दीन जो हैं, वो ये बताएँगे पॉलिटिक्स, इस्लामी पॉलिटिक्स क्या होती है, इस्लाम क्या होता है, आपको तो हक ही नहीं है क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं। ये है नुकसान मज़हबी पॉलिटिक्स का, और आपने नुकसान देखा भी है। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद आप ये देखें कि पाकिस्तान में मज़हबी सियासत करने वालों को कब वोट मिले हैं इतनी ज़्यादा? ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में मज़हबी सियासत करने वालों को कभी वोट नहीं मिले हैं। ये तो आपने उनको प्रमोट कर के उनको यहाँ पे पहुँचाया है, वरना पाकिस्तान में ज़्यादातर सियासत जो वोट पड़े हैं, गैर मज़हबी, मतलब गैर मज़हबी से मेरा मुराद ये है कि वो लोग जिनकी सियासत मज़हब के गिर्द ही घूमती है, उन लोगों को पड़े हैं वोट। आज भी, अभी भी देख लें, अभी भी अगर आप करा लें, तो यही नतीजा निकलेगा, हमेशा ये नतीजा निकला। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की आबादी मज़हबी ज़रूर है, कंज़र्वेटिव भी होगी, लेकिन सियासत के अंदर वो मज़हब को इतना ज़्यादा वो नहीं करते। ये इससे ज़ाहिर होता है। इसको सिर्फ़ आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका नुकसान ये हो सकता है, और इसका नुकसान ये हुआ, आपके सामने है कि आपके मुल्क बनाने के बाद आपके मुल्क के ऊपर बजाय इसके कि पॉलिटिशियन जिन्होंने हिंदुस्तान तोड़कर अपना मुल्क लिया था अंग्रेज़ों से, उनके बजाय पाकिस्तान पे आके ब्यूरोक्रेट हुक्मरानी करने लगे। तो कैसे करने लगे? भाई ब्यूरोक्रेट हुक्मरानी कैसे करने लगे जिन्होंने खत्ता तोड़ के अंग्रेज़ों से मुल्क ले लिया? क्या वो इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उनके ऊपर आके आईसीएस अफ़सर आके गवर्नर जनरल बन के बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए, उनको तितर-बितर करके रख दिया? इसका मतलब ये हुआ कि जो बनाने वाले थे, उनकी इनकॉम्पिटेंस थी, उनकी ग्रीड थी, उनकी आपस की लेग पुलिंग थी, पॉलिटिकल इंट्रिग्स थी, जिसकी वजह से ये हुआ, जो हुआ। उसका फ़ायदा जो है अब अमेरिका उठाए, कोई भी उठाए। और अमेरिका को यहाँ पे एक बफर की ज़रूरत थी, सोवियत रशिया के खिलाफ। अब तो डिक्लासिफाइड पेपर जितने आए हैं, आप उसको गौर से पढ़ें। ये रीडिंग रूम के ऊपर सीआईए के डॉक्यूमेंट 2017-18 में डिक्लासिफाई हुए 20,000 के करीब डॉक्यूमेंट्स हैं। तश्तस बाम हो गई, बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। अब वो किस तरह नीचे फ़िल्टर डाउन नहीं हो रही कि अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स को एक बाकायदा शक्ल देकर, बाकायदा अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में, तो पाकिस्तान के नैरेटिव में डालें, नेशनल असेंबली के अंदर डिबेट करें उस चीज़ के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले। आप कब तक छुपाते रहेंगे चीज़ों को कारपेट के पीछे? देखें, अब इंटरनेट की एज है, आप कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। आप कब तक जो है आप चीज़ों को ब्लॉक कर उसको बैन कर लोगों को रोक सकते हैं? इंटरनेट एज है, डिजिटल एज है, आप वही गलती कर रहे हैं, जो 500 साल, 600 साल पहले जब वेटिकन में बाइबल छपनी शुरू, वेटिकन के अलावा जब छापाखाना आया, प्रेस आया, पब्लिकेशन वगैरह आई, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो सब सारे का सारा मज़हब खतरे में पड़ गया था, क्योंकि उनकी पहले किताबें जो है पादरी की मर्ज़ी के बाहर छप नहीं सकती थी। वही चीज़ अब हो रही है, 600 साल लगे। तो जहांगीर से जब कहा, अंग्रेज़ों ने, जर्मन्स ने कहा था मेरा ख़्याल, कि हम आपको प्रिंटिंग प्रेस देते हैं, तो जहांगीर ने कहा नहीं, हमारे कातिब जो हैं सारे बेरोज़गार हो जाएँगे। सोचिए अगर जहांगीर के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस आता, तो मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँचते। यही हुआ है, इंटरनेट को आप प्रिंटिंग प्रेस समझ लें, लेटेस्ट एरा का। आप इसको अगर रोकेंगे, नहीं रोक सकेगा, साइंस को आप नहीं रोक सकते, आप इसको मान लें।
भाई ओपिनियन है ना, कहने दे। कह ही रहा है ना, कहने दे। 1 दफ़ा कहेगा, 2 दफ़ा कहेगा, लोग सुन लेंगे। आपने इसको रोकने की कोशिश की, आप कभी भी साइंस के आगे और तब्दीली के आगे, मेरा मतलब वो तब्दीली नहीं है जो किसी साहब ने कंटेनर पे चढ़ के नारा लगाया था, मैं वो तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ। तब्दीली में एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के ज़रिए बात कर रहा हूँ। उसको आप रास्ता रोकेंगे, वो आपको आपके साथ बहा के ले जाएगी। इसकी मिसाल हम हिंदुस्तान में देख चुके हैं। जब अंग्रेज़ी ज़बान आई, टेक्नोलॉजी आई, साइंस आई, एक माशरा, हिंदुस्तान का जो माशरा था, वहाँ पर गिनती गिनती गिने-चुने अंग्रेज़ जो हैं आकर कैसे हुक्मरानी कर गए इतने बड़े बर्रे-आज़म के ऊपर, जो कि वहाँ के लिए नेटिव भी नहीं थे, वहाँ की ज़बान भी नहीं जानते थे। क्या वजह थी? उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। जिन्होंने अडॉप्ट किया, हिंदुओं ने हमसे पहले एजुकेशन के अंदर एक्सेल किया। उनकी रिफ़ॉर्म मतलब हिंदुओं ने अंग्रेज़ी ज़बान को अडॉप्ट किया मुसलमानों से कम 40, 50, 60 साल पहले। मुसलमान तो उसको काफ़िर ज़बान समझते रहे थे। हालाँकि हमारे मज़हब के अंदर किसी ज़बान को काफ़िर नहीं कहा गया है, ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। हमारे मज़हब के अंदर ये तालीम है, बाकायदा तालीम है इस्लाम के अंदर दूसरी ज़बानें सीखने के बारे में, जिसके बारे में हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो जो अशराफ थी, उन्होंने खामख़ा एक महाज़ खड़ा कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। उनको चाहिए था उसको सीखते, मज़हब पे अमल करते। हमारे मज़हब का हुक्म है दूसरी ज़बानें सीखने का, बुखारी शरीफ में है और भी कहीं नहीं। उसके खिलाफ आपने मज़हब क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। मुसलमान आखिरी हुक्मरान थे। हिंदुस्तान के जो नॉर्थ इंडिया के जो जो बड़े हिस्से के मुसलमान हुक्मरान थे। इसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों को दुश्मन बनाया। क्या किया फिर? नतीजा क्या वो निकला उसका? तनज़्ज़ुली में जाते चले गए, जाते चले गए, जाते चले गए। वो तनज़्ज़ुली का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। वो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप मॉडर्न जो ट्रेंड्स हैं, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। उसको आप जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे, नई चीज़ों को अडॉप्ट कर उनको पुरानी चीज़ों को नए सिरे से इंटरप्रेट कर आप माशरे के अंदर लोगों को एजुकेट करके कि भाई ये भी एक हकीकत है, ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक फैक्ट है। इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया मुग़ल हिस्ट्री ये भी है। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर, जैसे एक बात की जाती है कि जी औरंगज़ेब साहब बड़े सख्त किस्म के आलिम थे, बड़े मौलवी थे, ये थे, वो थे, ठीक थे। लेकिन बहुत सारी किताबें रेख्ता के ऊपर किताबें पढ़ी हैं जिसमें बताया गया कि औरंगज़ेब के अंदर के दरबार के अंदर बहुत सारे हिंदू राजपूत और बड़े-बड़े जो दीगर जो वो थे, जो जिनको मतलब उमरा थे, वो हिंदू थे। तो आप हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी नैरेटिव्स होती हैं। सवाल सिर्फ ये है कि उसको किस तरह से आप आके लेके आते हैं ताकि आप देखें ना कि अगर पाकिस्तान का कोई बच्चा जो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके जाए या मास्टर्स करके जाए पीएचडी करने के लिए, वो अगर बाहर अप्लाई करेगा, तो जिस किस्म की यहाँ पे किताबें हैं, जिस किस्म का यहाँ पे नैरेटिव है, तो पिट जाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो आपको चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट करने के लिए, साइंस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपको बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ को उसका स्टैंडर्ड एनहांस करना पड़ेगा। जब तक आप एनहांस नहीं करेंगे, जब तक आप इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकते। आप देखें, आप ये तो कहते हैं हम लोग कि भारतीय लॉबी खा गई, भारतीय लॉबी अमेरिका में बैठी है, भारतीय लॉबी ग्रेट ब्रिटेन में बैठी है। तो भाई आपको किसने मना किया था कि आप लॉबिंग करते? आप वहाँ पे पढ़ते, लिखते, एजुकेट होते, अपने आप को एजुकेट करते। पाकिस्तान के अंदर स्कॉलर्स को यहाँ से स्कॉलरशिप पे बुलाते, उनको पढ़ाते, लिखाते तो आप भी होते वहाँ पर। शिकायत से बात नहीं बनेगी, आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली आपको ओपननेस, ग्लासनोस्ट जिसे कहते हैं, पेरेस्ट्रोइका जिसे कहते हैं, वो आपको पाकिस्तान में करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की आबादी जो है और जो पाकिस्तान की नई नस्ल है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग दिमाग में आए उनके, ताकि देखें वो दुनिया कहाँ जा रही है। वो दुनिया को आप जो पाकिस्तान में 7 बजे से लेके 12 बजे तक 24 घंटे सियासत डिस्कस हो रही होती है, उसकी लेंस से देखेंगे तो जो हाल है वो आपके सामने है। आप मुझे बताएं शायान साहब, माशाल्लाह से आप पॉडकास्टर हैं, आपने कितने टीवी चैनल्स के ऊपर एजुकेशन के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, साइंस के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर डिबेट होती देखी है? आपने कभी किसी हिस्ट्री के प्रोफेसर को देखा किसी टीवी चैनल पर बैठा हुआ? वही सुबह शाम पॉलिटिक्स, वही सुबह शाम पॉलिटिक्स। आई एम फेड अप। मैंने देखना छोड़ दिया। इसी वजह से देखना छोड़ा 2011 के बाद से मैं नहीं देखता हूँ। कोई काम की चीज़ होती है, ठीक है? तो जब तक आपको पूरा का किसी भी सोसाइटी का हिस्सा होता है पॉलिटिक्स, वो डिस्कस भी होती है, वो बाकायदा अच्छी सब कुछ होता है। लेकिन फॉर गॉड्स सेक एजुकेशन, लिटरेसी, हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज। उसमें आपने कभी किसी एक्सपर्ट को प्राइम टाइम के ऊपर बैठे देखा? नहीं। आपकी प्रायोरिटीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या होगा, प्लानिंग करते हैं लोग।
तो ये मेरा ओपिनियन है, हम्बल ओपिनियन है। अच्छा सर, आपने भी बात की 1940s की। 1940s तो ठीक है, माना जी, जी। वहाँ पे इश्यूज हुए, जिना का प्लान का भी बहुत डिस्कशन हुई है, प्रीवियस पॉडकास्ट में भी आपके साथ भी अभी आज हो रही है। लेकिन मैं फिर जो आवाम है आज की, वो ये सोचती है कि आपने बात की जैसे थोड़ी देर पहले 2002 में पाकिस्तान और इंडिया के हिस्टोरियन साथ बैठ के जॉइंट हिस्ट्री की बातें हो रही थी, जॉइंट म्यूज़िक, जॉइंट कल्चर की। उस ज़माने में या उससे थोड़ा सा पहले हमने ऑब्वियसली वो कारगिल वाला इंसिडेंट हो गया। मिसाल के तौर पे अभी जब हम इस्लाम की बात कर रहे थे तो ज़िया की बात आ जाती है, और इस्लामाइजेशन और सोवियत वॉर, और हमने जो मदरसे खोले फलाना ढमकाना, और इसमें भी ब्लेम किया जाता है फ़ौज को। मिसाल के तौर पे तालिबान या इस्लाम के ऑपोजिट जो एनलाइटेंड मॉडरेशन मुशर्रफ साहब की थी, उस पे फिर तनकीद होती है कि ये मसले मसाइल थे। बहुत सारे अगर मैं आपको बताऊं मसले मसाइल पाकिस्तान में आज की तारीख में पॉइंट होते हैं जी फ़ौज पे, कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसने अपने डिफरेंट मार्शल लॉ वाले टेन्योर्स में पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। आपका क्या ख़्याल है इसमें? काफ़ी हद तक सही है ये, काफ़ी हद तक सही है। देखें, जो हिस्ट्री कंपाइल करवाई गई, जो एसएम इकराम ने, मोइन उल हक तदवी साहब ने, आईएच कुरैशी साहब ने। आईएच कुरैशी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे ना, एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले। तो इन्होंने जो इस किस्म का नैरेटिव दिया है कि हमारा ताल्लुक खुरासान, समरकंद, बुखारा, वेस्ट एशिया इधर-उधर से है, बजाय साउथ एशिया के रूट्स को उन्होंने इस तरह की आइडेंटिटी दी। उसी को एनहांस किया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अपने मकासद हासिल करने के लिए आपको सोवियत रशिया को जो काउंटर कर रहा था, उसके लिए आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। उसके लिए जहाज से बेहतर आइडेंटिटी को हो नहीं सकती थी, तो ये आइडेंटिटी इसलिए अडॉप्ट की गई। लेकिन इसकी भी जो आपको बेसिस मिलेंगी, वो ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन के अंदर ही मिलेंगी। वो तो आपके अपने बनाने वाले करके गए ना, उसको फिर आगे-आगे ग्रेजुअली हर किसी ने पार्ट प्ले किया है। देखिए, ये मैं किसी ऐसे उसका नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये डॉक्टर मुबारक अली साहब हिस्टोरियन है। अपना इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब, इश्तियाक अहमद साहब, मरहूमा रूबीना सहगल साहिबा। इन्होंने बाकायदा इनके लेक्चर्स मौजूद हैं, उन्होंने बाकायदा रेफरेंस के साथ बताया है कि किस तरह से ग्रेजुअली वो किया गया। हाँ, इसके अंदर जो पार्ट प्ले किया, इस्लाम को इस्तेमाल किया अपने मकासद में, उसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल बेदरीग वो इस्तेमाल हुआ है, वो किया ज़िया साहब ने। उसके लिए उसकी वजह थी अफ़गान जिहाद। अफ़गानिस्तान के अंदर काउंटर करना था यूएसएसआर को। लेकिन इसमें सॉरी टू से भुट्टो साहब का जो दौर था, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक था, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया उन्होंने, पाकिस्तान का पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ था उसमें। मतलब पाकिस्तान को मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, जो पाकिस्तान के पहले नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो इस्लाम का जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसको सिर्फ़ एनहांस किया, ज़िया-उल-हक ने उसको टीथ किया, आर्म्ड किया ना, उन चीज़ों को इस्तेमाल किए। वरना इससे पहले इस तरह नहीं था। और फिर जब वो ग्रेजुअली एक नैरेटिव बन गया, तो फिर वो एक मार्केट बन गई, इकोनॉमी बन गई। तो उसको फिर एक जब जब इस किस्म के कोई नैरेटिव बन जाता है, तो फिर उसके फाइनेंशियल वो भी तो होते हैं ना, वो बेनिफिट लोगों ने उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो बढ़ता चला गया, वो बढ़ता चला गया आपके सामने। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको फिर वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ओरिजिनल से जब से लियाकत अली खान साहब से, ये मैं बता रहा हूँ आपको, खबर मेहदी साहब हैं, अस्कंदर मिर्ज़ा साहब के पोती के या नवासी के दामाद हैं, उनकी किताब आई है अस्कंदर मिर्ज़ा के ऊपर बहुत डिटेल। अगर आपका कभी मौका लगे उनसे, तो आप उनसे ज़रूर पॉडकास्ट करें, सईद खान मेहदी साहब से। अस्कंदर मिर्ज़ा की उन्होंने तारीख लिखी है पूरी। उसमें उन्होंने एक बात बताई, मैं उनका रिव्यू देख रहा था, बल्कि उनका किसी प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि लियाकत अली खान से पूछा अस्कंदर मिर्ज़ा ने कि ये जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसीजन किया है, तो जिना के बिल्कुल खिलाफ जाता है। तो कहने लगे मैं क्या करता अगर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करता, मेरा मकसद तो सिर्फ पॉलिटिक्स था, क्योंकि मेरी कोई लॉबी थी नहीं यहाँ पर, या मेरी कोई वोट बैंक था नहीं जिसकी मैंने इस्लाम को इस्तेमाल किया। जब इस किस्म का बिहेवियर हो, तो फिर आप उसके जो नतीजे होते हैं ना, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। जब तक हम एक्शन डिस्कस नहीं करेंगे कि इसकी वजह से ये चीज़ हुई, जब तक हम ये सॉल्व नहीं कर सकते। वो चीज़ बिगड़ते आज ये सिचुएशन आ गई है कि जो लोग जिनको हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ करके बनाया था, कि अफ़गानिस्तान में हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता अगर ईस्टर्न साइड से हमला होता है, तो हमारे सारे के सारे जो एसेट्स हैं, हम काबुल और कंधार में ले जाएँगे, वो वहाँ से हम जो है वो अपना भारत को काउंटर करेंगे। तो वो तो आपका एसेट चला गया आपके हाथ से। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आपका मुल्क है डाइवर्स। वहाँ पर आपने एक हार्डकोर किस्म का जिहादी नैरेटिव को इम्प्लीमेंट किया। ये देखे बगैर कि उसका नतीजा पाकिस्तान में क्या निकलेगा। पाकिस्तान में उसका नतीजा निकला, आपको उनकी सेफ हेवन्स मिल गई पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी हाफ बेक इक़दामात किए।
हाफ बेक्ड इक़दाम किए, बजाय इसके देखिए ना कंट्राडिक्टरी है ना कि आप भारत के अंदर जिहाद के नैरेटिव को इस्तेमाल करें और ये कहें कि पाकिस्तान में जो है जिहादी नैरेटिव जो है पाकिस्तान जो है उसके लिए खतरनाक है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हिमायत करे, उसको सपोर्ट करे, उसको बैक करे और पाकिस्तान के अंदर कहे कि नहीं ये तो सही नैरेटिव नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। पहले पॉलिसी जो रिव्यू होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी तो होनी ही चाहिए, वो तो होगी बल्कि हो रही है, अब वो करना पड़ गई है। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इंटरनल पॉलिसी थी, सबसे पहले आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा। जो सबसे पहले आपके जो लोग पाकिस्तान में ऐसे लोग जो हैं, जो तालिबान की जिनकी तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं आपस में नहीं मिलती, आपको उनको आगे लाना पड़ेगा। आपको उनको थोड़ा-सा ब्रीथिंग स्पेस देना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के अंदर नॉन रिलिजियस से मुराद ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है लेकिन उनकी पॉलिटिक्स का जो बेसिस है वो रिलीजन नहीं है। उनको आपको एनहांस करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको थोड़ा-सा आपको लेवरेज देना पड़ेगा ताकि वो अपना मैनूवर कर सकें। जब तक आप पॉलिटिशियंस को खुली छुट्टी नहीं देंगे कि वो किस तरह से जाके मैनूवर करके लोगों को वापस लेके आएँ मेन स्ट्रीम की तरफ, वरना ये पाकिस्तान की सिचुएशन बिगड़ती चली जाएगी। आप पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ अ, डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, जो नाराज़ कम्युनिटीज़ हैं, उनको आपको एंगेज करना पड़ेगा। यंगस्टर्स हैं, नई जनरेशन है और पाकिस्तान इस वक़्त किसी किस्म के और बड़े एडवेंचरिज़्म का और ज़्यादा सख्ती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो मुख्तलिफ जो इकाइयाँ हैं आपकी, उनके अंदर जो नाराज़ लोग बैठे हैं, उनके साथ गवर्नमेंट को सीरियस लेवल के ऊपर जाकर, सीनियर लेवल, पार्लियामेंट्री लेवल पे जाकर, इसमें स्टेट के एलिमेंट साथ बैठे हों, उनके साथ बात करें, उनको एंगेज करें। आप उनको एंगेज नहीं करेंगे, तो हम पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट को खामख़ाई में एक जगह दे देंगे जिसके ऐसे बाहर से जाके लोग उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो आप ऐसा मौका ही ना आने दें। आप उनको पहले से एंगेज कर लें, उनको पहले से उनके साथ पावर शेयर करें। ऐसे एलिमेंट्स मैं दहशतगर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलिटेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो पीसफुली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं। वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में आप शेयर चाहते हैं पावर के अंदर, आप उनको लेके आएँ, उनके साथ बात करें। जिन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए, जिनका पीसफुल वो है, उनके साथ आप बात करें। आप नहीं करेंगे बात, आप खामख़ाई में अपने लिए एक और क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान को होगा इन द लॉन्ग रन। ऐसा पहले हो चुका है, ऐसा पहले हो चुका है और आपको ये आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री सतह के ऊपर आपको डायलॉग शुरू करना पड़ेगा। आप उसको सिविल सोसाइटी के मेंबरान को बुलाएँ, जॉइंट सेशन के अंदर बुलाएँ सेनेट के, प्रोफेसर्स को बुलाएँ, टेक्नोक्रेट्स को बुलाएँ, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स को बुलाएँ, वाटर एक्सपर्ट्स को बुलाएँ, पॉलिटिशियंस को बुलाएँ, हिस्टोरियंस को बुलाएँ, स्कॉलर्स को बुलाएँ, उनके साथ डिस्कस करें, एंगेज करें। उसके अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन हो उसके अंदर बुला के बाकायदा डिटेल डिस्कशन करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये आप छोटी-छोटी चीज़ों से रोकने से, सेंसरशिप से, मुख्तलिफ लॉज़ से वक़्ती तौर पर आपको रिलीफ मिल सकता है। ये चीज़ें अय्यूब खान ने भी ट्राई की थी, ये चीज़ें भुट्टो साहब ने भी ट्राई की थी, ये चीज़ें याह्या ने भी ट्राई ट्राई की थी, ज़िया उल हक साहब ने भी ट्राई की, मुशर्रफ ने भी ट्राई की, नतीजा उसका कुछ नहीं निकला, हालात बद से बदतर होते चले गए। ये आप ना करें, आपको एंगेज करना पड़ेगा। आपको जो लोकल आपकी जो नई जनरेशन है, जो आपसे नाराज़ है, आपसे कहीं ज़्यादा सेवी है वो। आप अगर इंटरनेट बंद करते हैं या सोशल मीडिया बंद करते हैं या फ़िल्टर्स लगाते हैं या सेंसर करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आप इंटरनेट को नहीं बंद कर सकते। कल वो इंटरनेट सैटेलाइट पे चला जाएगा, लोग उसको एक्सेस करेंगे, फिर आप कैसे रोकेंगे उसको? आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है? अभी आपको सिर्फ़ लेने के देने पड़ गए थे, ये सिर्फ़ उसके ऊपर एक्स के ऊपर बैन करने के ऊपर। तो आप पूरा आपका मुल्क का इकोनॉमी बैठ गई थी। आपकी जो ई-कॉमर्स है वो बैठ गया था। तो ये अब दौर इस चीज़ का नहीं है। आप लोगों को कहने दें। लेट देम टॉक, लेट देम स्पीक। ये आप करने दें उनको। जब तक आप उनसे एंगेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह रहेगी। देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, तो सर मैं कह रहा था कि जो आप मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अब इसमें ईस्ट पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ और उस ज़माने में जिस तरीके से हमने हैंडल किया सिचुएशन जो आज बांग्लादेश बन चुका है, वो एक सब नेशनल मूवमेंट है। आपने बात की दहशतगर्दी नहीं, लेकिन जो सब नेशनल मूवमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बलूचिस्तान की बात करूँ, अगर हम ये बात भी मानने के लिए तैयार हैं कि जी पाकिस्तान शायद कुछ प्लान के साथ नहीं बना और पाकिस्तान की कुछ ए वन लैंग्वेज का इशू तो रहा, वो जो हमें बांग्लादेश में भी नज़र आया। तो आज जो बलोच खुश नहीं है,
उसको अगर मैं आपसे पूछूं किस तरीके से खुश किया जाए, और उसकी आर्ग्यूमेंट क्या सही नहीं है कि यार अगर आपने एक सेंसिस पे नहीं आ पाए 70-80 साल में, तो फिर ठीक है, मुझे भी अपना सूबा क्या अपना मुल्क दे दो। इनमें इस आर्ग्यूमेंट को हम कैसे मतलब डिफेंड करें? आपका सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? जी सर। मैं ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पे आज की तारीख में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में सब नेशनल मूवमेंट जो है, कि वो चाह रहे हैं कि वो उनका अपना बलूचिस्तान हो और वो पाकिस्तान का हिस्सा ना हो, या कोई भी ऐसी मूवमेंट पाकिस्तान में आए। ये जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, इसके बारे में क्या, हाउ कैन वी डिफेंड आवरसेल्व्स जब हम कह रहे हैं कि हाँ वाकई हम शायद कोई प्लान के साथ बने नहीं थे और आज तक किसी सेंसस पे आ ही नहीं पाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। तो फिर जब एक सब नेशनल मूवमेंट आती है जो कहती है यार हमें अपना मुल्क चाहिए, उसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? देखिए, मैं बताऊँ आपको हमने गलती क्या करी, हमारी जो उर्दू ज़बान थी, कौमी ज़बान थी ना, बहुत खूबसूरत ज़बान थी। है बल्कि, अभी भी खूबसूरत ज़बान है, ब इसमें कोई शक नहीं है। राब्ते की ज़बान है, सब कुछ। हमने क्या किया, एक अच्छी-खासी ज़बान को जिसको पाकिस्तान बड़े-बड़े बरे-सग़ीर के अंदर अच्छे खासे हिस्से में लोग मोहब्बत से बोलते थे, अडॉप्ट करते थे, शायरी करते थे, उसके अंदर वो करते थे। हमने क्या किया, हमने उसको मज़हब का रंग दे दिया। ये हमारी किताबों में लिखा है, डॉक्टर तारिक रहमान साहब की किताबों में लिखा है कि उर्दू की खिदमत इस्लाम की खिदमत। बुरी बात है ना? ऐसा ये अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने इस तरह की बात कहकर जिसका कोई शरई बुनियाद भी नहीं है। मज़े की बात ये है कि इसकी शरई बुनियाद भी नहीं, बल्कि शरीयत के खिलाफ ही जाती है ये बात। तमाम ज़बानें अल्लाह की हैं। तमाम ज़बानें अल्लाह की तरफ से हैं। ये बेसिक कुलिया है। तमाम ज़बानें अल्लाह की, तमाम ज़बानें अल्लाह की तरफ से, ठीक है? तो तमाम ज़बानें बराबर हो गई ना। ये कहना कि उर्दू ज़बान कौमी ज़बान है और ये इस्लाम की इसकी खिदमत इस्लाम की खिदमत है। जो इसकी खिदमत नहीं करेगा क़यामत में उसके दिन उससे पूछ होगी। ये बाकायदा तारिक रहमान साहब की किताब में लिखा है, लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। उससे क्या हुआ? उससे जो दूसरी जो नेशनलिटीज़ थी, बंगालीज़ थे, पंजाबीज़ थे, सिंधीज़ थे, बलोच थे या पश्तून थे, वो कहने लगे कि हमारी ज़बानें काफ़िर ज़बानें हैं। मत ये बात ये है, जिसकी वजह से बुराई की बुनियाद पड़ी। अब इसी उर्दू ज़बान के ज़रिए अब अगर आप ये करते कि जी पाकिस्तान की तमाम ज़बानें कौमी ज़बानें हैं, उर्दू राब्ते की ज़बान है। उसी ज़बान के ज़रिए आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोगों को जोड़ सकते थे। उनकी उनके कल्चर को, उनके विरसे को, उनके तहज़ीब-ओ-तमद्दुन को आप उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करते। पंजाबी ज़बान के कल्चर पंजाबी ज़बान का पंजाबी अदब पूरा का पूरा वो बड़ा रिच अदब है पंजाब का, बहुत रिच है। बलूची ज़बान का, पश्तो ज़बान का, सिंधी ज़बान का, आप उसके लोगों को इंट्रोड्यूस कराते उर्दू ज़बान के ज़रिए, तो उर्दू ज़बान राब्ते का सही मायने में काम देती। लेकिन आपने क्या किया? आपने उर्दू ज़बान को इस्तेमाल किया एज़ ए कॉलोनियल वेपन, जो कि बजाय बेचारी ज़बान तो ज़बान होती है, ज़बान तो इंसानों की ज़बान होती है, लोग बोलते हैं आपस में, मैं और आप उर्दू में ही बात कर रहे हैं ना, तो उससे क्या हुआ? एनिमोसिटी बढ़ी, लोगों के अंदर खामख़ी उससे चिढ़ आ गई। और ये चीज़ें वो है जो वेल रिकॉर्डेड है हिस्ट्री के अंदर, और अब तो कई दफ़ा वेल रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो आपने खामा-खाई में बैठे-बिठाए पंगा ले लिया। खामा-खाई में, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, इस तरह की लूज़ बात करके। मसला सिर्फ़ ये था कि जिन साहब ने ये कहा था ईस्ट पाकिस्तान में कि हमारी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ़ उर्दू होगी, क्या वो उर्दू पूरी बोलते थे? क्या उनको पूरी उर्दू आती थी? नहीं आती थी ना? तो फिर उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जो भी लोग इसको ये कह रहे थे कि उर्दू की खिदमत इस्लाम की खिदमत है, अब ज़रा आप मुझे कुरान और हदीस से इस चीज़ की निकाल के दिखा दें, मैं आपको इसके खिलाफ इस ये जो आर्गुमेंट जो पाकिस्तान के जो मज़हबी मौलवी थे जिन्होंने किया ये, नशरफ अली थानवी साहब ने और मौदूदी साहब ने कहा है, ये उनकी तारिक रहमान साहब की किताब में लिखा है कि उर्दू ज़बान की खिदमत इस्लाम की खिदमत है। अरे भाई! इस्लाम का अगर बेसिक्स लिया जाए, तो वो तो अरबी ज़बान में था। इस्लाम में तो कहीं भी ठीक है, उसको हमारा ज़बान में जो टेक्स्ट है, वो अरबी ज़बान में है। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ज़बानों में 99 के करीब ज़बानें दुनिया भर के अंदर जिसमें कुरान शरीफ का तर्जुमा हुआ है। तो क्या कहेंगे आप उसको? अब आपका रेफरेंस अब कहाँ गया आपका वो जो आपने वो लिस्ट इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर मैं सारी पुरानी जो बातें हुई वो तो हो गई ना। आप सिर्फ 73 के आयन के ऊपर एज़ इट इज़ मन-वन अमल कर लें, बिल्कुल जिस तरह है। और जो मुख्तलिफ शोरशें मुख्तलिफ सूबों में चल रही हैं, आप उन लोगों को एंगेज करें। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा जो पाकिस्तान के सीरियस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, मतलब संजीदा नॉन जिसे कहते हैं कि जो रेटोरिक में बात नहीं करते, जो फैक्ट्स में बात करते हैं, वो उसको कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप इनके साथ बैठें, इनके साथ बात करें। इस तरीके से आप हैंडल करेंगे, आप निश्चित तौर पर उसको दबा लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, पहले से ज़्यादा बढ़ के आगे आएगा। हम ये समझते हैं कि खत्म हो जाएगा इस तरह, खत्म नहीं होगा।
दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान का जितना भी कल्चर है, जो पाकिस्तान का जो सिंध का कल्चर है या पंजाब का कल्चर है, पंजाब की ज़बान है, पश्तून कल्चर है, उसकी ज़बान है, बलोच कल्चर है, उसकी ज़बान है, उसकी सकाफ़त है, उसकी किताबें है, उसका अदब है, आप उसको ऑनर करें। उसको ऑनर करने से मतलब ये नहीं है कि एक-दूसरे को लेट डाउन करने के लिए जो सोशल मीडिया पे जहालत की बहसें आज आप नोट करते होंगे, पंजाबी सिंधी को बुरा कह रहा है, सिंधी पंजाबी को बुरा कह रहा है, पंजाबी बलोच को बुरा कह रहा है, बंजोच बलोच पंजाबी को बुरा कह रहा है, पश्तून पंजाबी को बुरा कह रहा है, पंजाबी पश्तून को बुरा कह रहा है। ये इसकी वजह तारीखी नहीं है, तारीखी तौर पे ये कहीं भी नहीं एग्ज़िस्ट करता। इसकी वजह वो पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसकी वजह से ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, कि आपको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री क्या है। जब आपको हिस्ट्री पता होगी, आपको आपस में एक-दूसरे के राबित पता होंगे, पूरा कल्चर पता होगा तो आप बात करते हुए एहतियात करेंगे। अब कुछ भी कह देता है, कोई भी कह देता है, कुछ भी कह देता है। अब इसकी वजह ये है, इसकी वजह जो जितनी भी पाकिस्तान में जो अनार्की फैली हुई है, जो पोलराइज़ेशन फैली हुई है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स से इस ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, तो फिर वो इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर गालम-गलौच की शक्ल में, ट्रोलिंग की शक्ल में, स्टीरियोटाइपिंग की शक्ल में कि पंजाबी को स्टीरियोटाइप किया जाता है, कभी पश्तून को स्टीरियोटाइप किया जाता है, कभी पंजाबी कल्चर को स्टीरियोटाइप किया जाता है, कभी सिंधी कल्चर को स्टीरियोटाइप किया जाता है, कभी ज़बान को मतलब उर्दू ज़बान को नफ़रत का निशाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि वो हुक्मरान जो उर्दू घर में भी बोलते थे, उन्होंने उर्दू को इस्तेमाल किया इन मकासद के लिए जिसका नतीजा आपके सामने है। ये वजह है सब नेशनलिज़्म जो जो उसकी जो फैली उसकी वजह स्टेट का वो नैरेटिव है, जिसकी वजह से ये आज हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं और उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ डायलॉग है। आपको आज नहीं तो कल डायलॉग पे आना पड़ेगा। आपने डायलॉग के ज़रिए ही सॉल्व करना होता है। आप चिड़िया का शिकार तोप से नहीं करते। चिड़िया का शिकार तोप से नहीं किया जाता और अगर कोई शहद देके खत्म हो रहा हो, शहद देकर अगर खत्म हो रहा हो तो उसको ज़हर नहीं दिया जाता। तो आप ये लेट्स रिकंसिलिएट करें। नया कॉन्ट्रैक्ट दें, लोगों को एंगेज करें। आप कब तक डंडे से और लाठी से नहीं कर सकेंगे। आप नतीजा देख रहे हैं सीरिया के अंदर, इराक के अंदर और पाकिस्तान जो है, जिस किस्म का उसका नैरेटिव है, जिस किस्म की आँखों में खार की तरह खटकता है, तो हम तो सारा का सारा मौका खुद दे रहे हैं कि जी आइए, हमने आपके लिए मैदान तैयार कर दिया, आइए एक्सप्लॉइट कीजिए। हमने अपने फ्रंट लाइन इस तरह की डेवलप कर दी है कि जो भी चाहे उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो उसको एक्सप्लॉइटेशन कैसे खत्म होगी? सिंपल डायलॉग, एंगेज देम। आप ये देखें कि गोरों ने जो इतने कम तादाद में आए थे, सक्सेसफुली केपी में भी हुकूमत करी, एनडब्ल्यूएफपी के ज़रिए, बलूचिस्तान में भी हुकूमत करी, सिंध में भी हुकूमत करी, पंजाब में भी हुकूमत करी, सक्सेसफुली करी। सिखों की हुकूमत को खत्म करने के फौरन बाद 1857 जो हुआ, कौन लोग इस्तेमाल हुए इसमें? और सिखों को खत्म करने के लिए कौन लोग इस्तेमाल हुए? मद्रास से ट्रुप गए थे, बंगाल से ट्रुप गए थे, यूपी से ट्रुप गए थे, साउथ इंडिया से ट्रुप गए थे, सिंध से ट्रुप गए थे। जो पंजाब को सबड्यू किया है, सिखों को जो सबड्यू किया है, तो आप ज़रा उठा के देखें, वो इंडस सागा पढ़े ना, ऐसन की उसमें बताया है, कहाँ की फौज गई थी। यहाँ की फौज का इस्तेमाल किया उन्होंने 1857 में दिल्ली के अंदर, सिखों का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से साउथ इंडिया, मद्रास, बंगाल, यूपी, सिंध, यहाँ के रेजिमेंट, यहाँ के लोग फिर अंग्रेजों की फौज में थे 1850 से अपना सिखों को काउंटर करने के लिए। तो उन्होंने अब इसी तरीके से ये सारी चीजें जब तक आप अंग्रेज अंग्रेज किसी खत्ते के ऊपर अंग्रेज ने इतनी किताबें नहीं लिखी हैं जितनी उसने पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ खत्ते हैं उस पर किताबें लिखी हैं। आप सिंध के ऊपर किताबें देख ले, archive.org के ऊपर बाकायदा किताबें मौजूद है। मैं बाकायदा पोस्ट कर चुका हूँ ट्विटर के ऊपर, एक दफा नहीं कई दफा, केपी के ऊपर, मतलब उस जमाने में एनडब्ल्यूएफपी था, एक नहीं कई दफा। और अंग्रेजों की लिखी हुई किताबें, अंग्रेजों की लिखी हुई वो किताबें जो उन्होंने पर्शियन से ट्रांसलेट करी, जो उन्होंने पश्तो से ट्रांसलेट करी, जो उन्होंने पश्तो की डिक्शनरी कंपाइल करी, जो बलूचिस्तान पे लिखा, जो उन्होंने पंजाब पे लिखा, जो उन्होंने सिंध पे लिखा, वो इतना रिच उन्होंने मटेरियल जमा कर दिया है। लेकिन उन्होंने किस एंगल से लिखा? उन्होंने कॉलोनियल एंगल से लिखा। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मुबारक अली से एक दफा मैंने पूछा था, उन्होंने कहा उन्होंने तो लिखी, सिंध की भी तारीख लिखी, केपी की भी लिखी, बलूचिस्तान की भी लिखी, पंजाब की भी लिखी, उन्होंने अपने एंगल से लिखी। आपका काम क्या है? आप उसको रीइंटरप्रेट करें, सिंध की हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करें, बलूचिस्तान की हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करें, केपी की हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करें, पंजाब की हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करें और उसमें बताएं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा भी है। हिस्ट्री की सिर्फ आपको एक लूज वो मिल जाता है, उसको फिर आपने इंटरप्रेट करना होता है ट्रुथ के करीब पहुंचने के लिए। ट्रुथ आपको कभी भी नहीं पता चल सकता, जो पहले हो गया हो गया, उसके करीब करीब की चीजें आपको पता चल जाएगी कि ये इस तरह सच था, ये इस तरह सच है, ये इस तरह की हकीकत है।
तो जब तक आपका पूरा ओवरहॉल नहीं होगा स्टेट का नैरेटिव, मैं आपको बताऊं, आपका पूरा जो पॉडकास्ट है, इसका सिर्फ आप इतना हल है कि का जो सोल्यूशन मतलब ये कुछ समराइज करेंगे कि आपका स्टेट का नैरेटिव पूरा का पूरा अपडेट करना पड़ेगा आपको अपनी किताबों के अंदर। आपको मजहब को हर जगह पर नहीं घसीटना चाहिए। हर चीज को आप मजहब के एंगल से ना देखें, साइंस को आप मजहब के एंगल से ना देखें, वो उस हद तक देखें कि यार ये चीज नुकसानदेह ना हो, इस हद तक तो देखें। लेकिन आप हर जगह जब मजहब को डालेंगे, फिजिक्स को के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, क्यों, वाई, ज्योग्राफी के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, यहाँ साइंस का, यहाँ मजहब का काम नहीं। मजहब कुरान और हदीस इसलिए नहीं आया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बताए, वो आपको इंसान का बच्चा बनाने आया था, सही गलत बताने आया था। जो मैं इस्लाम की इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ आपको, वो इंसान से कलाम किया गया है कि इसको बताया जाए कि ये गलत है, ये हराम है, ये हलाल है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब नहीं है। हम उसको साइंस की किताब बनाएंगे तो हम अपना मजाक ही बनवाएंगे। जो कोशिश की गई रज़ा साहब के दौर में कि जी वो जिन्नात के जरिए बिजली बनाई जाएगी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुका है। इस तमाशा हमने इस तरह बनवाया अपना, ये तमाशा हमने इस तरह बनवाया है। बाकायदा ज़िया साहब के दौर में क्या नाम है उनका, सैयदा ज़हरा जो है पुरानी टीचर है बेचारी, बुजुर्ग है काफी। उन्होंने बताया कि पंजाब में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ज़िया साहब के दौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ये भी पूछा गया था कि जन्नत का टेम्परेचर कितना है, जहन्नुम का टेम्परेचर कितना है, पानी के अंदर किस तरह तख्लीक होता है। भाई अल्लाह ताला ने एक नेचर बनाई है, वो अपने सिस्टम के तहत जब से उसने दुनिया कायम की, जब तक कायम रहेगी वो अपने सिस्टम के तहत चलती रहेगी। बजाय इसके कि आप साइंस के अंदर कोई चीज करें, आप उसकी तहकीक में पड़ गए कि ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, मतलब उसको भी मजहबी एंगल से। तो आप इस तरह का तमाशा जब करेंगे तो फिर नतीजा आपके सामने है। मजहब को आप मजहब की जगह रखें जहाँ मजहब की जगह है। इस्लामियत की किताब उसकी जगह है, वहां रखें आप। पाकिस्तानी हिस्ट्री की किताबों में आप मजहब को इस हद तक तो डिस्कस कर सकते हैं कि जी इस्लामी तारीख या मुसलमानों की तारीख या मुसलमान हुक्मरानों या मुसलमान हमलावरों की तारीख ये है। लेकिन जब आप उसके अंदर मजहबी नैरेटिव को डालेंगे तो फिर उससे गड़बड़ होगी। क्यों गड़बड़ कैसे होगी? आपकी क्लास में हिंदू भी पढ़ता है, आपकी क्लास में सिख भी पढ़ता है, आपकी क्लास में क्रिश्चियन भी पढ़ता है, और आप जब बिल्कुल वन वन साइडेड नैरेटिव देंगे तो वो कहेगा यार पाकिस्तान में मेरा क्या है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, मेरा इस मुल्क में क्या है? जब उसका उस मुल्क में कुछ चीज है ही नहीं, उसका कोई कमिटमेंट नहीं है, तो फिर मुल्क तो उसका ना रहा ना, फिर डाइवर्सिफाई तो ना हुआ ना। प्लूरलिज्म को करने के लिए आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सलीबी जंगें नहीं हुई ईसाइयों के साथ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मराठों के साथ अफगानियों की जंग नहीं हुई, मुसलमानों की जंग नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। लेकिन फिर ये भी देखना पड़ेगा कि मराठों के साथ मुसलमान उसकी लश्कर के अंदर सलार भी थे। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि शिवाजी के लश्कर के अंदर पश्तून थे। मराठों के लश्कर के अंदर तोपखाने का इंचार्ज पश्तून था। दूसरी तरफ से कौन आ रहा है? अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया। किसने बुलाया? शाह वलीउल्लाह ने खत लिख के, नजीबुद्दौला ने, जो रोहिलखंड के और फर्रुखाबाद के और यूपी की जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ के नवाबीन ने उनको खत लिख के बुलाया कि मराठे जो है उन्होंने नाक में दम किया हुआ है, हमारी जान छुड़ाए इससे। हालत ये थी कि लाहौर के अंदर मराठा गवर्नर था, अटक तक मराठे पहुंच गए थे। कहाँ? महाराष्ट्र, बॉम्बे, नासिक, नागपुर, और कहाँ अटक, पेशावर। तो उनको खतरा लगा। अब उसको ट्विटर के ऊपर जो है पश्तून पंजाबी जंग बना दिया। अरे पश्तून पंजाबी जंग है ही नहीं, ना पश्तून अफगान जंग है, ना पंजाबी अफगान जंग है। वो जंग पावर पॉलिटिक्स थी। अब इसको कौन समझाए? उसको तभी समझा सकते हैं जब आप वो किताबें पढ़कर ये बताएंगे कि भाई जब मराठों का जो लश्कर आया था, जो अहमद शाह अब्दाली से तीसरी पानीपत की जंग में लड़ा, उस लश्कर के अंदर भी मुसलमान थे, बल्कि मराठा तोपखाने का इंचार्ज इब्राहिम खान गंदी पश्तून था। ये बहुत कम लोगों को पता है। ये तो हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, हम वो बताते नहीं है। हमने सिखों को एक खूंखार भेड़िए के तौर पर बना के पेश किया है। हमने अब्दालियों को एक लुटेरे के तौर पर बना के पेश किया। भाई वो एक पॉलिटिकल जंगें थी, पावर की जंगों में ऐसे ही होता है। वो आप सारी चीजें बताएं। तो ये सारा, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम जो अटक जाते हैं ना, हमने शुरू से ओरिजिनल सिन से शुरू करना है और लाकर आज तक लेके आना है। ओरिजिनल सिन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? वो किताबों से खराब हुआ, वो हमारे नैरेटिव से खराब हुआ, स्टेट के नैरेटिव से खराब हुआ। हमने किताबों से बहुत सारी चीजें छुपाई, उससे खराब हुआ। टेम्परिंग करी हिस्ट्री के अंदर, उससे खराब हुआ। वो चीजें हमने सारी दुरुस्त कर रही है। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सारी जो चीजें गलत हुई है उसको दुरुस्त करना है, और आपने पीछे जाके दुरुस्त करना है। आज से दुरुस्त नहीं करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप जाके यहाँ पर आकर सही होगा। और उसके साथ आपने एंगेज करना है पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो विफाकी इकाइयां हैं, उनके अंदर हारमोनी के लिए आप लोग को उनको एंगेज करना है। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी है, बलुचिस्तान यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है,
कराची यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ लोगों को, यंगस्टर्स को जमा कर कर उनको आपस में इंगेज करना है, ताकि ये जो फ्रिक्शन है पाकिस्तान की मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अंदर, ये खत्म हो। आप इसको सीरियस लें, इसको आप लाइटली मत लें, क्योंकि एक चिंगारी, किसी किस्म की एक चिंगारी जो है ना, भस्म करके रख देगी। जो इसको लाइटली ले रहा है वो पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है। इसको लाइटली न लें, और इसको आप कैरेट स्टिक, ये डंडे की पॉलिसी से खत्म नहीं कर सकते। आप इसको प्यार मोहब्बत से तो खत्म कर सकते हैं। वो दब जाएगा, आपकी फोर्स से दब जाएगा, आपकी फोर्स से थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा, लेकिन फिर वो पहले से ज्यादा उभरेगा। हमने किसी ने सोचा था कि जिया साहब के दौर में बलूचिस्तान से सारी ऑपरेशन खत्म किया गया, लीडरों को रिहा किया गया, पहाड़ों से नीचे लोग आए, नूर खान साहब लेके आए थे नीचे, नूर खान लेके आए थे, ठीक है। हमने सोचा था कि आज बलूचिस्तान की हालत होगी। तो भाई आपको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ वो कह सकते हैं, लेकिन फिर जो सिचुएशन होगी, देखिए हमें बार बार, जो मैं आपसे कहता हूं कि हिस्ट्री के अंदर हमें सीखना पड़ेगा। आपको अब्बासी दौर के अंदर ये एक वो उठी थी शऊबी तहरीक। अब्बासी दौर में, उमवी दौर के आखिर में, अब्बासी दौर के शुरू में, बीच में, इस तरह से शऊबी तहरीक वो ये थी कि उमवी दौर जो था वो प्रो अरब था, वो उसमें नॉन मुस्लिम अरब्स को भी पावर शेयर नहीं करते थे उनके साथ, प्योर अरब हुकूमत थी। अब्बासी दौर के अंदर फिर थोड़ा सा शुरू हुआ कि नॉन अरब्स आए। उस जमाने में जमींदारियां कायम हो गई थी छोटे छोटे इलाकों में, तो उस जमींदारियों के अंदर जो काश्तकार जो जमीनें थी उस पर जो मजदूरी करते थे वो नॉन अरब थे, तो वो बड़ी बुरी हालत थी उनकी। तो वो एक तहरीक शुरू हुई, शऊबी तहरीक, उसको ट्राइबल तहरीक थी। उसमें सारे नॉन अरब थे, ज्यादातर अरब भी थे लेकिन नॉन अरब ज्यादा थे उसमें। उन्होंने बगावत कर दी, और बड़ी मुश्किल से वो ऐसा हंगामा हुआ था कि तख्ता उलटते उलटते रह गया, बहुत खूनरेजी हुई, सब कुछ हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तारीख से सीखें। इब्ने खल्दून का जो मुकदमा है उसके अंदर उसने यही सब कुछ लिखा कि तारीख से आप गलतियों से, ये जो माजी की गलतियां हैं उससे आप सीख सकते हैं कि आगे आपने प्लानिंग क्या करनी है। अब इब्ने खल्दून ने सिर्फ इस्लामी तारीख नहीं लिखी है, उसमें उसने बाकायदा डिस्कस किया अर्बन डेवलपमेंट को, शहरों को डिस्कस किया है, विलेज को डिस्कस किया है, कल्चर को डिस्कस किया है, म्यूजिक को डिस्कस किया है, जादू को डिस्कस किया है, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को। तो आपके ख्याल में इब्ने खल्दून ने जो सब चीजें डिस्कस करी है, तो क्या उसने मदरसे में पढ़ी नहीं होगी? उसने सब कुछ पढ़ा होगा जो डिस्कस किया। ही वॉज ए मालिकी ज्यूरिस्ट एज वेल। उसको तैमूर लंग अपने अपने कैबिनेट में लेना चाहता था, उसने मना कर दिया। तो वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है, उससे कुछ सीखे। आप ये तो कहते हैं कि इब्ने खल्दून ने हमारे बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन थे, भाई उसके बाद आपके पास कौन पैदा हुआ? 700 सालों में आपके पास कौन पैदा हुआ है दूसरा जिसको आप कह सके? तो जब तक आपको जब तक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप जब तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ इकाइयों के अंदर हारमोनी पैदा नहीं करेंगे, स्टेट का मुख्तलिफ इकाइयों के साथ जो राब्ता है वो कमजोर हो रहा है, डे बाय डे इट्स गेटिंग वीकर। वो स्ट्रांग नहीं हो रहा, कमजोर हो रहा है। अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे तो आप गलत हैं, आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा, दोबारा से इंगेज करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसके लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ सूबों के स्टूडेंट्स हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करवाएं, उनको साथ बैठाएं, ताकि पाकिस्तान में जो अनारकी फैली हुई है, पोलराइजेशन फैला हुआ है, उसके अंदर पीस आएगा। जब पीस आएगा, गलियों मोहल्लों में पीस आएगा, तो फिर शहरों में पीस आएगा। जब शहरों में पीस आएगा तो सूबों में पीस आएगा। इसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। जो चीज आप अटेन करना चाह रहे हैं वो इन स्टेप्स के बगैर मुमकिन नहीं है। ये मेरा कहना था सिर्फ। अच्छा सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आपने बहुत ज़्यादा री राइटिंग जी सर। हिस्ट्री की बात की। एक चीज़ जो हमारी हिस्ट्री में बहुत बहुत रिपीट होती है और अब आज तक भी चल रही है, वो एक सॉर्ट ऑफ, आप कह लें, मसाया कॉम्प्लेक्स है। हम एक हीरो ढूंढते हैं, शायद ये मज़हब की वजह से, लेकिन हम एक चाहते हैं कि एक आएगा वो पाकिस्तान को बदल देगा। आजकल के ज़माने में पाकिस्तानियों को, बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि वो शायद खान साहब हैं। इससे पहले लोगों को लगता था ये शायद भुट्टो के बारे में, या शायद किसी वक्त ज़माने में कुछ हद तक नवाज शरीफ के बारे में। मेरा मेरा सवाल ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपने हीरोज़ को ग्लैमराइज भी करते हैं, हम उनको इंसानों की तरह नहीं देखते। आप यहाँ ख़ान के साथ हो या ख़ान के ख़िलाफ़ हो, आप यहाँ मुशर्रफ के साथ हो या ख़िलाफ़ हो, आप यहाँ जिना के बारे में तो ऐसे है कि कायद आज़म के बारे में इख्तलाफ करना ही गलत है। तो आपको लगता है कि अगर हिस्ट्री रीड राइट करनी है तो उसमें पहली बात ही ये है कि डिबेट के लिए अलाउ तो करो ना। ये एक दुनिया ऐसी पोलराइज्ड बन गई है पाकिस्तान में कि यहाँ आप किसी के साथ हो या उसके खिलाफ हो, और बीच का कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है? देखिए बहुत इसका सिंपल सा हल है।
बहुत सिंपल सवाल है, बल्कि आपको शायद पता नहीं गैर महसूस तरीके से वो शुरू हो गया है आपके अपने जो आपका यूट्यूब का चैनल उसके ऊपर बहुत सारे मैंने इंटरव्यू देखे इस तरह के, रिव्यू तो हो रहा है ना, उसका मीडियम बदल गया है। अब वो टीवी पे नहीं हो रहा लेकिन यूट्यूब पे हो रहा है। आपको पता है आपको तो शायद अंदाजा होगा, ज्यादातर अब लोग टीवी चैनल न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, लोग तो पॉडकास्ट देखते हैं। तो ये चीज हो रही है, स्टेट लेवल पे नहीं हो रही, वैसे ही हो रही है, नॉन प्राइवेट बेसिस पे तो हो रही है, स्टेट लेवल पे होना चाहिए, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखिए मैं इस चीज को नहीं मानता, हीरो हीरो वर्शिपिंग की इस्लाम में भी इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है इस्लाम में। अगर आप इस्लाम की बात करते हैं उसमें बिल्कुल इजाजत नहीं है, ठीक है। मैं इस्लाम की तरफ नहीं जाता हूँ, सेंसिटिव डिबेट है, मैं उस तरफ जाता ही नहीं है। आप मुल्क के अंदर सिस्टम को मजबूत करें, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, सेनेट को मजबूत करें, अदलिया को मजबूत करें, और सिस्टम को ऐसे मजबूत करें कि वहां के ऊपर किसी एक आदमी के जाने से या उसके इंतकाल हो जाने से सिस्टम कोलैप्स न करे, दूसरे उसकी जगह लेने को तैयार हो। इस तरह से सोसाइटीज आगे बढ़ती हैं। इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करेंगे तो हीरोइज्म खत्म हो जाएगा। और ये हीरोइज्म जो है ना, ये आपके दिमाग में जो ये आपने ये जो हीरो बनाए थे, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। महमूद गजनवी, मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, बाबर, जई, अलाउद्दीन खिलजी, ये सारे अल्तुतमिश, अगर आप उन लोगों की हिस्ट्री पढ़े तो आप उनको कभी हीरो के तौर पे ओन नहीं करेंगे। मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं कि जो कुछ उनके कारनामे असली किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, अगर उनको एज इट इज उर्दू और इंग्लिश में दे दिया जाए यहाँ पर, तो लोग कहेंगे यार ये क्या, हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे थे। मैंने यही कहा ना कि ओरिजिनल किताबों को आपको डाल देना पड़ेगा पाकिस्तान की किताबों के अंदर, ताकि बच्चों को पता हो, ताकि वो इंटरनेशनली अगर किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पढ़े, जो हार्वर्ड के अंदर और कैम्ब्रिज के अंदर, अब जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उनके अंदर, बर्कले वगैरह के अंदर जो किताबें मौजूद है मुसलमानों की, जो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मुसलमानों की अपनी किताबें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उन किताबों में पढ़े तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या थी और किस तरह लिखी गई और किस तरह और क्या क्या किरदार रहा है। तो पाकिस्तान में तो हम वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब आप हिस्ट्री को नजरियात के तौर पर और रिलीजन के तौर पर पढ़ाएंगे तो फिर डिबेट खत्म हो जाएगी। जब डिबेट खत्म हो जाती है तो फिर आप अल्लाह माफ करे, जर्मनी का आपने हशर देखा, इटली का आपने हशर देखा, मसोलिनी का आपने हशर देखा, हिटलर का आपने हशर देखा, क्या हुआ हशर? शाम में आप देख रहे हैं ताजा ताजा है, लिबिया का आपने हशर देख लिया, इराक का आपने हशर देख लिया। बी रेडी फॉर दैट। अगर आपने ये नहीं किया, आज नहीं तो कल आपको ये करना पड़ेगा, आपको इंगेज करना पड़ेगा, और इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है, इंगेज करें। हीरो वर्शिपिंग सिर्फ उसी सूरत में खत्म हो सकती है कि आपके पास इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, आपके पास पार्लियामेंट मजबूत हो, आपके पास अदलिया मजबूत हो, सेनेट मजबूत हो, प्रोविंशियल असेंबलीज मजबूत हो, लोकल गवर्नमेंट मजबूत हो, ग्रास रूट लेवल तक आपके स्टूडेंट पॉलिटिक्स की इजाजत हो लॉ के अंदर, कानून के तहत, ताकि आप डिबेट कल्चर को आगे लेके जाएं। डिबेट कल्चर को आगे लेके जाए, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, पॉलिसीज को थोड़ा सा ढील देनी पड़ेगी। देखें मेरी बात याद रखिएगा, आपने जब प्रेशर कुकर के ऊपर वाल्व लगाते हैं ना और उसको बिल्कुल बंद कर देंगे तो प्रेशर कुकर फटेगा। वाल्व में से स्टीम को निकालते रहना चाहिए। जब आप निकालेंगे नहीं, मुशर्रफ साहब की कामयाबी की वजह क्या थी? 1999 से लेकर 2007 तक उनकी कामयाबी की वजह ये थी कि उन्होंने एक प्रेशर कुकर के जो वाल्व था उसके अंदर थोड़ा सा जगह छोड़ दी थी, मीडिया की शक्ल में वो स्टीम निकलता रहा, वो चल पड़े। अब वो दौर नहीं है कि आप टीवी पे कथन लगाकर, पाबंदी लगाकर ज्यादा अरसे तक वो कर सके। आप कहां तक पाबंदी लगाएंगे? कहां तक लगाएंगे पाबंदी? आपने यूट्यूब पे पाबंदी लगाई थी, उसका नतीजा देखा कितना भयानक हुआ है, कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज से कुछ साल पहले यूट्यूब पे पाबंदी लगी थी, जिसको बाकायदा बाकायदा बहुत सारे सहाफी, में नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे सहाफी डिफेंड करते रहे। पाकिस्तान के लीडिंग सहाफी यूट्यूब पे बैन को डिफेंड करते रहे, बहुत बड़े अखबार के बहुत बड़े जैयद सहाफी हैं, वो उसको डिफेंड करते रहे, उसके हक में, सेंसरशिप के हक में कॉलम लिखते रहे, ये सहाफी हैं। अब वो रोते हैं कि जी सेंसरशिप हो रही है, इस तरह के लॉ आ गए। भाई आपने सहाफी होने के बावजूद यूट्यूब के ऊपर पाबंदी को जस्टिफाई किया, तो आप शोर किस बात का कर रहे हैं? भाई आपको अगर कोई चीज नहीं पसंद, आप मत देखें, मत देखें। आप इंटरनेट पे तो मौजूद है, वो तो लोग किसी तरह से भी एक्सेस करेंगे, देखेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें जो हम इस काबिल नहीं होती कि उनको डिस्कस, जैसे आज से कुछ साल, 20 25 30 साल पहले किताब आई थी लंदन के अंदर, मैं नाम नहीं लेता उस किताब का, वो किताब को थर्ड क्लास किताब है वो लिटरेरी तौर पर, उसको पढ़ना पसंद नहीं करता था। आपके मुल्कों में जुलूस निकाल निकाल के वो किताब बेस्ट सेलर बनी। ये किया है आपने, जिसकी कोई इतनी वक्त नहीं कि एक किताब दो तीन पेज पढ़ने का उसको आप कोने में उठाकर नदी में फेंक दें, उस किताब को आपने बेस्ट सेलर बनाया। कैसे? उसके खिलाफ जुलूस निकलवा कर, कोई जरूरत ही नहीं है। ओपननेस,
जब तक वो ओपन नहीं करेंगे, इस तरह से घुटन बढ़ती रहेगी, घुटन बढ़ेगी, अचानक से फटेगी, वो आपके काबू में नहीं आएगी। इसका नतीजा आपने देख लिया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चलिए सर, आई थिंक आज के लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया, आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, तो मैं आपको और मज़ीद तंग नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आपको वापस बुलाएँगे। नहीं, अ, मोस्ट वेलकम, बहुत कुछ मोस्ट सीखने को वेलकम, मिला मोस्ट आपसे। वेलकम। इंशाल्लाह इस्लामाबाद आऊँगा तो आपके पास आऊँगा। Done, done, sir. Thank you guys for ठीक है? watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.